6 दिसंबर की रात गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लगने से कम 25 लोगों की जान चली गई। पुलिस को संदेह है कि आग सिलेंडर विस्फोट के कारण लगी। उत्तरी गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित इस नाइट क्लब में मारे गए लोगों में कुछ पर्यटक भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि मृतकों में अधिकांश इसी क्लब के कर्मचारी थे। गोवा पुलिस ने दावा किया था कि इस हादसे के मुख्य अभियुक्त और इस नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। 8 दिसंबर को गोवा पुलिस की उप महानिरीक्षक ने कहा था कि अभियुक्तों के फुकेट में होने की जानकारी मिली थी। जो भी अक्यूज हैं उनको उसी समय इमीडिएटली 4 जो मैनेजमेंट था उनको अरेस्ट किया गया और साथ ही जो ओनर्स के खिलाफ हमने त्वरित कार्रवाई करी। LOCs खोले गए CBI और इंटरपोल की मदद से अभी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और जिनका भी कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट है उसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अरेस्ट करें और जिससे कि जस्टिस हो। जो लास्ट उनका पता चला था कि वो अभी फुकेट में थे जिसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई की थी। फुकेट द्वीप थाईलैंड में है जहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर लूथरा बंधु थाईलैंड में हैं, तो उनको वहां से भारत लाना कितना चुनौतीपूर्ण है और क्या भारत और थाईलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि है? भारत और थाईलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि गृह मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक भारत और थाईलैंड के बीच साल 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बैंकॉक यात्रा के दौरान प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इसके मुताबिक दोनों देश एक दूसरे को कानूनी जानकारियां और दूसरा जरूरी सहयोग मुहैया कराएंगे ताकि फरार अपराधियों के प्रत्यर्पण में एक दूसरे की मदद की जा सके। संधि के मुताबिक इसमें आर्थिक अपराध से संबंधित अभियुक्तों का भी प्रत्यर्पण शामिल है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत की कुल 48 देशों से प्रत्यर्पण संधि है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के अलावा इसराइल, सऊदी अरब, रूस, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। मगर क्या प्रत्यर्पण संधि होना ही काफी है? दरअसल प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय समझौता जरूरी होता है। आसान शब्दों में कहें तो प्रत्यर्पण के तहत किसी अपराधी को उस देश को वापस लौटाया जाता है जहां से वो अपराध करके भागा होता है। दो देशों के बीच ये तभी हो सकता है जब उनके बीच इस संबंध में द्विपक्षीय समझौता हुआ हो। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार जिन मामलों की जांच चल रही है या जो मामले विचाराधीन है, उनमें प्रत्यर्पण की मांग की जा सकती है। जिन मामलों में सजा मिल चुकी है उनमें भी अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग की जा सकती है। जिन मामलों में जांच चल रही है उनमें कानूनी जांच एजेंसियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि विदेशी न्यायालयों में आरोप सिद्ध करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत हों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जानकार डॉक्टर अजेंद्र श्रीवास्तव ने संवाददाता सौरभ यादव से बात करते हुए बताया था कि ऐसा नहीं है कि यहाँ के पुलिस ने दूसरे देश की पुलिस से कहा कि आप इस व्यक्ति को हमें सौंप दीजिए और उन्होंने सौंप दिया। ये कानूनी प्रक्रिया है जिसमें दोनों देशों के कोर्ट शामिल होते हैं। प्रत्यर्पण के लिए दोनों देशों के बीच संधि होती है और एक कानून होता है जिसके तहत प्रत्यर्पण किया जाता है। ये सवाल मन में आ सकता है कि जब अपराध हुआ है, मुकदमा दर्ज है और जांच एजेंसियों के पास सबूत भी हैं, तो भी अभियुक्तों का प्रत्यर्पण क्यों नहीं हो पाता या इतना लंबा समय क्यों लगता है? इस पर डॉक्टर अजेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ देश में कोई केस होना चाहिए, तब आप उस केस को दूसरे देश के सामने रखते हैं। उस देश का भी अपना एक कानून होता है जिसमें ये बताया गया होता है कि जब कोई देश किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग करता है तो हम उस व्यक्ति को सौंपेंगे या नहीं। प्रोफेसर अजेंद्र कहते हैं कि उस देश के कोर्ट के सामने आपको मामले को रखना पड़ता है और कहना पड़ता है कि संबंधित व्यक्ति ने हमारे देश में प्रथम दृष्टया ये अपराध किया है। आपको उस देश के कोर्ट में अपराध को साबित करना होता है। ये सुनिश्चित करना होता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कानूनी प्रक्रिया के तहत चलाया जाएगा। जब उस देश का कोर्ट संतुष्ट हो जाएगा कि वास्तव में अपराध किया गया है, तो ही वो देश प्रत्यर्पण की अनुमति देगा।